सर आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर लो फिर, ठीक है, वॉल्यूम कम कर दो। ओके सर। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज नेक्स्ट टॉपिक, रिक्रूटमेंट ऑफ यूनिट 6 staffing. Students, what is the meaning of recruitment? Recruitment means making available persons to fill different vacant posts in the organization. Okay, so efforts are made in this process to ensure that more and more people submit applications so that selection becomes easy. इसमें रिक्रूटमेंट में क्या रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस आ जाए। ठीक है, ये एक बहुत पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि एप्लीकेंट्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही हमारे लिए भी इजी हो जाता है एक कैपेबल और एक कॉम्पिटेंट पर्सन को अपने लिए चूज करना या सेलेक्ट करना। ठीक है, सो it is on account of the efforts to attract more and more people that the process of recruitment is called a positive process. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को attract करते हैं ना इसमें, so that's why it is called a positive process. So it refers to the process of searching the prospective employees. Prospective employees means आने वाले टाइम में जो employees होंगे, ठीक है? So and stimulating them. Stimulating का मतलब होता है उसको motivate करना, उनको ये एक तरह से करना कि वो यहाँ आगे अप्लाई करें। Stimulate them to apply for job in the organization. ठीक है, उनको एक तरह से प्रेरित करना, ठीक है, कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर हमारे पास अप्लाई करें। Then one definition, you can do any one definition according to Flippo. Recruitment is the process of searching for the prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization. Or you can do according to Dalton, it is a process of attracting potential employees to the company. Next topic is the process of recruitment of employees. First is the requisition of employees. So recruitment process begins with the requisition of employees. Requisition मतलब होता है कि requirement क्या है हमारे, हम अपने requirement भी तो बताएंगे ना, requirement के accordingly employees को देखना यहाँ। After determining the need of employee in their respective department, सबसे पहले हम सारे departments में ये पूछेंगे ना, ये check करेंगे कि हर department में क्या requirement है, and then departmental manager bring it to the notice of the personnel manager. ये सारे अपनी रिपोर्ट जो वो पर्सनल मैनेजर को देंगे। पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है, पर्सनल को अवेलेबल करवाना। तो एटलीस्ट उनके पास सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट आनी चाहिए कि हमें किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज की नीड है और किस टाइप के एम्प्लॉयज की नीड है, ताकि फिर वैसी ही नीड को हम पूरा वो करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आइडेंटिफाई करेंगे हम इसमें सोर्स, कि किस तरह के सोर्स है वो हम अवेलेबल करा सकते हैं। सपोज अगर लेबर चाहिए है ना, तो लेबर के लिए तो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से भी हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवा सकते हैं, डायरेक्ट भर्ती हो सकती है। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी पोस्ट है जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर है या सुपरवाइजर है, तो उसके लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन एक होती है कि क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सब इसमें हम यहाँ पर ये देखना है कि किस टाइप का सोर्सेज हैं ताकि उसके अकॉर्डिंगली ही फिर चला जाए। सो ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन लेटर फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स, द पर्सनल मैनेजर यहाँ क्या देखेगा कि किस टाइप की नॉलेज या एक्सपीरियंस चाहिए, या डिसाइड करेगा अबाउट द सोर्सेज फ्रॉम देयर टू मेक अवेलेबल, कि कहाँ से वो पर्सनल जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं प्रोसेसिंग डिफरेंट क्वालिफिकेशन, क्योंकि वहाँ डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफाइड पर्सन चाहिए। तो यहाँ डिफरेंट सोर्सेज जो है वो यूज किए जा सकते हैं। सोर्सेज हमारे सिलेबस में है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द इन्विटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल। In the second stage, after finding the sources, interested people are invited to apply for different jobs. So to this effect, personnel manager prepares a comprehensive information. जो पर्सनल मैनेजर है ना, वो फिर इंफॉर्मेशन यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करता है, जिसमें वो क्या डिटेल प्रिपेयर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है हमारे पास, उनकी फिर नेचर ऑफ जॉब क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है किस किस जॉब के लिए, देन किस जॉब में एक्सपीरियंस चाहिए हमें पर्सन का, डिटेल ऑफ सैलरी क्या है, देन कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये सब, एंड ब्रीफ डिटेल ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर। इसमें थोड़े ये भी बताएंगे कि किस तरह की सिलेक्शन प्रोसीजर है, किस रिटन टेस्ट है या फिर ओरल है, ये किस तरह के इंटरव्यूज हैं, ये सब उसमें मेंशन कर देगा। देन इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन द सिंपल एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेज, तो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ सकें और एप्लीकेशन यहाँ पर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रिसीव हो सके। ठीक है,
इस तरह की एडवर्टाइजमेंट देनी है। डिपेंड करता है कि किस टाइप की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और किस टाइप की एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगी। फोर्थ पॉइंट इज प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स। अब यहाँ हम उन लोगों की लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि अब देखो बहुत सारे लोग अप्लाई कर देंगे ये आपकी ऐड देख के, और उनमें से कुछ लोग तो उसके एलिजिबल होंगे और कुछ पर्सन एलिजिबल नहीं होंगे। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन सेम आर वेरीफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन। अब हमने तो जो उनको बोला है कि जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, जो भी है वो अगर हमारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है या हो रही है, दोनों केसेस में कुछ भी है, तो one part consists of those applicants which fulfill all the qualifications required by the organization। एक हम वो लिस्ट बनाएंगे जिसमें हमारी सारी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही हैं। एंड अदर पार्ट कंसिस्ट ऑफ दोज एप्लीकेशंस व्हिच डू नॉट फुलफिल द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। जो भी हमने बोला है उसमें जो अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो एक हम वो लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। सो अ लिस्ट ऑफ दोज एप्लीकेंट्स हु possesses the requisition qualification is prepared. Such eligible applicants alone are included in the selection process। अब जो एलिजिबल पर्सन है ना उनको हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या है रिक्रूटमेंट के बाद? सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि वो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, सिलेक्शन में आपका मेन इंटरव्यू तो सिलेक्शन में होगा, अभी तो रिक्रूटमेंट है। ये रिक्रूटमेंट में जस्ट हम उनको सिर्फ अभी कॉल करके बुला रहे हैं। नेक्स्ट है अभी सोर्सेज, नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। मेन टॉपिक यही है आपका रिक्रूटमेंट का। तो सोर्सेज क्या है? दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। जिसमें कि हम करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं हम अपने सोर्सेज को, जिसमें मैंने भी प्रोसेस में भी सेकंड स्टेप किया था ना। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बोला था कि सोर्सेज को हमें देखना है कि कौन सा सोर्स हम यूज करें, लेकिन हमारे पास सोर्सेज बहुत सारे होते हैं। अब हमें डिपेंड करता है कि किस टाइप के यहाँ पर पर्सन की रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंगली ही हम सोर्स यहाँ पर डिसाइड करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक्चुअल में वी हैव टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, so it is very important step as a success of the whole process of the recruitment depends on it. So if the personnel manager fails to identify correctly the source of recruitment, so he will not able to find suitable employees। अगर उसने सोर्स सही से चूज नहीं किया ना तो वो सही पर्सन भी यहाँ पर चूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंटली इट विल बी डिफिकल्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसा हुआ गलत पर्सन को चूज कर लिया गया तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हम अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे। सो टू अट्रैक्ट एम्प्लॉयज टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम यूजुअली इसमें टू टाइप के सोर्सेज को यूज करते हैं। फर्स्ट इज द इंटरनल सोर्सेज एंड सेकंड इज द एक्सटर्नल सोर्सेज। तो पहले हम करेंगे इंटरनल सोर्सेज, जो कि होते हैं रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द एंटरप्राइज, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हम उनको चूज करेंगे। तो इन केस ऑफ इंटरनल सोर्सेज वैकेंट पोस्ट आर फिल्ड विद एम्प्लॉयज अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं उन्हीं को हम अपनी वैकेंट्स यानी कि वैकेंसीज के लिए चूज करते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? वी हैव थ्री ऑप्शंस, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ले ऑफ। ठीक है, फर्स्ट इज द ट्रांसफर। इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, है ना। अपना ही एम्प्लॉय है, उसको एक जॉब से दूसरी जॉब पे ट्रांसफर करना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना, या फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर लेना। मींस ये विदाउट द सब्सिक्वेंट चेंज इन द रिस्पांसिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ पर हमने उसका कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ उसकी जॉब ट्रांसफर की है, लेवल उसका सेम रहेगा। अगर वो असिस्टेंट मैनेजर इन सेल्स डिपार्टमेंट में था तो सपोज हमें रिक्वायरमेंट हमारी परचेज डिपार्टमेंट में ज्यादा हो रही है तो हम नया पर्सन उसमें नहीं ऐड कर सकते, तो वी कैन ट्रांसफर दैट एम्प्लॉय फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट एज ए असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, उसको एज ए असिस्टेंट मैनेजर ही हम उसको रखेंगे, मतलब उसकी पोस्ट सेम ही रहेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका स्टेटस, उसकी सैलरीज, ये सब सेम रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, या कई बार हो सकता है कि कुछ ही केसेस में हम उसको हल्की फुल्की ऊपर नीचे की पोस्ट दे भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज द प्रमोशन। प्रमोशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन एम्प्लॉय वर्किंग एट द लोअर रैंक एज अपॉइंटेड टू द अपर रैंक, यानी कि जो पहले लोअर पे था और उसको अपर कर देना है, नेक्स्ट रैंक पे लेके जाना है उसको, तो ये प्रमोशन है। यानी कि पहले वो अगर असिस्टेंट मैनेजर है तो वो मैनेजर की पोस्ट में जा रहा है, ओके, अपने से ऊपर की पोस्ट में जा रहा है, तो वेयर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो विल बी इंक्रीज। ठीक है, एंड स्टेटस इंक्रीज होगा और सैलरीज ऑल्सो विल बी इंक्रीज, सैलरी भी बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा,
और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। एंड ए पोस्ट कैन बी फिल्ड बाय, इवन प्रमोशन का रिवर्स भी हो सकता है, डिमोशन भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अगर इनएफिशिएंट एम्प्लॉई है एट सम लोअर पोजीशन भी इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इट इज नोन एज अ रिक्रूटमेंट बाय डिमोशन। तो डिमोशन भी हो सकती है रिक्रूटमेंट में। थर्ड पॉइंट इज अ ले ऑफ। अब ऐसा आपने देखा होगा ना कि कई बार कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिनमें सीजनल वर्क होता है, जैसे विंटर का काम वो समर में करते हैं तो विंटर में वो फिर फ्री रहते हैं फॉर 3 मंथ्स के लिए, है ना, तो फिर वो उस टाइम पीरियड के लिए उनको क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, लेकिन निकाला भी नहीं है और अभी क्योंकि काम नहीं है इसलिए उनको फ्री कर देना, सेपरेट कर देना अपने ऑर्गेनाइजेशन से। So it is a temporary separation of the employee from the employer on the initiative of the later. बाद में उनको फिर रखते भी हैं और जब काम होगा तो उनको बुला भी लेते हैं। So in the most cases the layoff takes place due to the lack of work. Mostly ये तभी होता है जब काम नहीं होता है, काम की कमी रहती है, ठीक है। So there is clear understanding between the employer and employee that the preference will be given to that employee. ये क्लियर होता है दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जब भी एज व्हेन द वर्क विल बी अवेलेबल, जैसे ही काम होगा तो उनको बुलाया जाएगा। So thus by recalling the laid off employees, vacant positions may be filled up. Clear? Next, merits and demerits. इसी अगर हम इंटरनल सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो इनकी क्या मेरिट्स है। देखो अगर हम अपने ही एम्प्लॉयज को प्रमोशन के थ्रू या ट्रांसफर के थ्रू ऐड उसी में रखते हैं तो कुछ उसकी अच्छी बातें भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं। फर्स्ट इज द इंक्रीज इन मोटिवेशन। हमारे खुद के जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेट होते हैं, बूस्ट होते हैं, उनको लगता है कि हम अच्छे से वर्क करेंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगी और पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम लॉन्ग पीरियड तक अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो इंस्पायर होते हैं ना वो अच्छे काम करने के लिए। So ambition to occupy post of higher rank will add to their morale. इससे उनका मोरल इंक्रीज होगा, so they will perform their existing duty with utmost care and efficiency. तो वो जो अपना काम है बहुत अच्छे से करते हैं, केयर से करते हैं, एफिशिएंसी से करते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस मीन्स यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मतलब सबको क्लियर है कि जो प्रमोशन है वो मिलेगी। एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फाइड एंड हेंस वो अपने जॉब के लिए ज़्यादा परेशान नहीं है। उनको पता है कि अगर हम यहाँ लॉन्ग पीरियड तक बने रहेंगे, अपना एफिशिएंटली वर्क करेंगे और हमें प्रमोशन मिल सकती है। तो प्रमोशन प्रोसेस कंटिन्यूस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को आगे बढ़ने के लिए, और इससे क्या रहेगा, एक शांति सी बनी रहेगी इंडस्ट्री से, मतलब ज़्यादा ये लड़ाई झगड़े की जो सिचुएशन है वो कम रहेगी। थर्ड पॉइंट इज द इजी सिलेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन हैज फुल इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनको पता है हमारे एम्प्लॉयज कितना वर्क करते हैं, कौन कैसा वर्क कर रहा है, और देयर जो उनकी सिलेक्शन है फॉर द हायर पोस्ट इन्वॉल्व्स नो रिस्क। उनको पता है कि अगर उनको हम अब हाई पोस्ट पे भेजेंगे तो कोई रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। जैसे अगर नया पर्सन आता है तो यहाँ इंडक्शन करानी पड़ेगी आपको, उनको नई जॉब के बारे में समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। उन सब चीजों से आपको अब जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वो पर्सन ऑलरेडी दे नो एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, वो सब पहले से ही जानते हैं। सो देयर इज नो नीड ऑफ इंडक्शन इन दिस केस। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज। देखो मैंने आपको बोला था कि कई बार ना कुछ एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा भी रखा जाता है कि एकदम से अगर कोई वैकेंट हो जाए तो हम उसको फिल कर सकें। उस टाइम पे मे बी वो पूरा टाइम हो सकता है, कुछ मंथ्स या कुछ सालों तक उसको कोई काम ना हो, लेकिन जैसे ही वैकेंट होगा तो हम उसको उस पोस्ट पे भेज सकते हैं ताकि वो एडजस्टमेंट हो जाए, क्योंकि वो पर्सन वहाँ का फेमिलियर हो जाता है, वहाँ के सारे कामों को सीख लेता है। और एकदम से नए पर्सन को उस पोस्ट के लिए लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसको वहाँ की समझ नहीं है। सो ये सरप्लस एम्प्लॉयज को एडजस्ट करना, जैसे सपोज एक ब्रांच में एक दो एम्प्लॉयज अगर एक्स्ट्रा हैं तो उनको हम किसी और ब्रांच में अगर रिक्वायरमेंट है तो हम उसको भेज देते हैं, क्योंकि हमारी ही ब्रांचेज हैं, सेम वर्क है, तो एक ब्रांच से हम दूसरी ब्रांच में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उनको एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल सोर्स। इट इज मोस्ट इकोनॉमिकली बिकॉज यहाँ पर कोई खर्चा नहीं ऐड नहीं दी हमने, कोई सोर्सेज हमें ढूंढना नहीं पड़ा, हमने अपने ही एम्प्लॉयज को उस वैकेंसीज के लिए चूज कर लिया है, कोई हमें एक्स्ट्रा बाहर के लिए कुछ भी एक्सपेंस वगैरह पे नहीं करना पड़ा। सो दैट्स व्हाई दिस सोर्स इज वेरी इकोनॉमिकल। ओके, डीमेरिट्स भी हैं कुछ इसकी। स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। देखो जो नए पर्सन आ रहे हैं, जो नए क्वालिफाइड पर्सन आ रहे हैं, उनको यहाँ पर मौका नहीं मिल पाता है, चांस नहीं मिल पाता है। सो दैट्स व्हाई ओल्ड पीपल रन द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ देयर आउटडेटेड आइडियाज। उनके पास तो पुराने आइडियाज ही हैं,
वो, और जो नए पर्सन हैं उनको यह मौका नहीं मिलता, तो न्यू आइडियाज जो है वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन में भी उतना डेवलप ना हो पाए। क्लियर है? सेकेंड इज एम्प्लॉयज बिकम लेथरेजिक, मीन्स ये एक तरह का लेजीनेस कह लो। अब एम्प्लॉयज को ऑलरेडी क्लियर है कि अगर हम लॉन्ग पीरियड तक यहाँ वर्क कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ प्रमोट हो जाएंगे, तो वो इतना एनर्जी से वर्क नहीं करते और इतने अपडेट भी नहीं करते खुद को कि हम नई नई नॉलेज लेके आए। तो इस चीज में वो थोड़े से केयरलेस रह जाते हैं, और इससे कि अल्टीमेटली हमारी जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाती। थर्ड इज नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट थ्रू दिस सोर्स इज पॉसिबल ओनली इन द प्रीवियस। अगर ये तो तभी पॉसिबल है ना कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड है। अगर हम नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तब तो हमें सारे एम्प्लॉयज नए ही रखने पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं है कोई और। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज हैम्पर्ड। सेंस ऑफ कंपटीशन इज अराउंड व्हेन वन इज कन्फ्रंटेड विद द बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज। दिस सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट हिंडर्स द एंट्री ऑफ बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज। अब यहाँ देखो, बाहर उन पर्सन से बहुत बेटर हो सकते हैं लोग, लेकिन उनको कोई यहाँ पर चांस नहीं मिल रहा है, और इसलिए, और ये जो अंदर है इनको पता ही है कि हमें जाना ही है, हम ही प्रमोट होना है, तो ये कंपटीशन जो है यहाँ पर उसकी यहाँ कमी रहती है, कंपटीशन ही नहीं है। अगर बाहर से इनको पता रहे कि इस वैकेंसी के लिए बाहर से भी पर्सन रखा जा सकता है, फिर कंपटीशन रहता है, फिर वो लोग अपने आप को भी अपडेट करके रखते हैं कि अगर बाहर से कोई पर्सन आते हैं तो हम उनसे बेटर परफॉर्म करें तो ही हमें यहाँ पर मौका मिलेगा फिर से, अदरवाइज तो ये चीज यहाँ पर कमी रहेगी, क्योंकि ये पहले से क्लियर है कि अपने खुद के पर्सन को ही इन्होंने प्रमोट करना है, या उनकी पॉलिसी है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये कंपटीशन उसमें नहीं हो पाएगा, ये इसकी कमी रहेगी उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर विद productivity negatively. So in this source recruitment, employees are frequently transferred. So this does not allow them to an opportunity to become efficient in a single job. तो वो क्या करते हैं कि उनको पता है कि कभी हमें ट्रांसफर कर देते हैं, कभी हमें प्रमोट करेंगे या डिमोट करेंगे, तो वो ना अपनी जॉब पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं जहां पर वो इस टाइम पे प्रेजेंटली हैं। सो कॉन्सिक्वेंटली द प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन गेट लोअर, इससे प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सोर्सेज है हमारे पास एक्सटर्नल sources. So external sources of recruitment of employees means inviting applications for filling up the vacancies from candidates outside the organization. Obviously जब external sources है तो यहाँ पर हम बाहर से लोगों को invite कर रहे हैं, बाहर के candidates. So external sources are mostly used for filling vacancies in the lower rank. Mostly क्या होता है कि जो बाहर से हम लोग रखते हैं ना, तो उनको हम lower rank पे रखते हैं. Sometimes this source is also tapped to फिर स्पेशल कैटेगरी ऑफ पोस्ट, जैसे कि इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके लिए ये स्पेशल कैटेगरीज जो है। सो एक्सटर्नल सोर्सेज आर मोर एंड वैरिड एज कंपेयर टू द इंटरनल सोर्सेज। It is a endeavor of every employer to select the best person from among the large number of candidates interviewed. में इसमें क्या होता है कि हम ज्यादातर ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट तो करते हैं, एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा मंगवाते हैं, और हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑप्शन रहती है कि हम उसमें से बेस्ट पर्सन को चूज करें। ठीक है, तो वी हैव सम एक्सटर्नल सोर्सेज। फर्स्ट इज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सेकंड इज कैजुअल कॉलर्स, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड हेडहंटर, कैंपस रिक्रूटमेंट, recommendations, labor contractors, telecasting and web publishing. These are the external sources. Okay, so let's see the in detail. First is the direct recruitment. Direct recruitment means जब फैक्ट्री गेट पे यहाँ पर you कह सकते हो कि जब लेबर पर्सन ज्यादा चाहिए, लेबर वर्कर्स ज्यादा चाहिए, तो उस केस में यहाँ पर हमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। Sometime information about the vacant post is posted on board place at important places by the organization. Such information is usually displayed at the, हम बाहर अपने गेट पे लिख देते हैं, workshop, office and factory gate. So people who are interested in this job apply for them. जो भी interested होते हैं वो इसमें apply कर देते हैं। ये mostly unskilled workers के लिए, casual laborer के लिए ही suitable है ये जो source है। So they are paid wages on the daily basis भी हो सकते हैं, हम daily उनको रखें। So this method does not require any advertisement. इसमें किसी
तो बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट की हमें जरूरत नहीं है, तो ये थोड़ा मेथड चीप रहता है, इकोनॉमिकली रहता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज द कैजुअल कॉलर्स. So in many reputed organizations, some really talented and brilliant people continue sending their applications. हमें ना जैसे कुछ लोग रिज्यूमे देते रहते हैं ना, टैलेंटेड पर्सन, कि अगर हाँ यहाँ रिक्वायरमेंट हो तो देख लेंगे, तो हम उनका रख लेते हैं ना, और टाइम टू टाइम अगर हमें कभी उनकी जरूरत हो, whenever some need arises, तो they may come across the an opportunity for appointment. जैसे ही अगर हमें इन बिटवीन अगर कोई पर्सन छोड़ जाता है, कुछ भी हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे पास जो आए हुए रिज्यूमेज हैं या जो पर्सन ने हमें अपने पहले ही भेजे हुए हैं अपनी एप्लीकेशन, तो हम उनमें से किसी को भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो अ वेटिंग लिस्ट ऑफ सच पीपल इज प्रिपेयर्ड एंड एज एंड व्हेन सम वैकेंसीज अराइजेस, तो दीस पीपल कैन बी कॉल्ड. तो यहाँ पर एक वेटिंग लिस्ट में रहते हैं वो लोग, जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तो उनको कॉल कर लिया जाता है. सो दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी एडवर्टाइजमेंट. इसमें भी कोई मेथड में एडवर्टाइजमेंट की नीड नहीं है, ये भी बहुत इकोनॉमिकल है, ये भी चीप है, इसमें कोई खर्चा नहीं पड़ेगा. Third is the media advertising. Media is an effective way of finding out employees from outside the organization. Through it, people are attracted towards the organization for higher and medium level job in large number. So advertisement is made with the help of newspaper या फिर employment and news या फिर television, magazines, इन सब में देते हैं advertisement. So the advertisement gives information about the number of vacant posts. इसमें given क्या होता है, कितनी पोस्ट हैं, नेचर ऑफ जॉब क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, रेम्युनरेशन. सो दिस enlarges the area of selection for the organization, and as a result of it, the appointment of good employees becomes possible. इसका यही रहता है रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बार में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और बहुत लोग यहाँ पर एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे पास भी बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है. एज ए रिजल्ट जो अपॉइंटमेंट होता है वो गुड एम्प्लॉय का यहाँ पर पॉसिबल हो जाता है. So under the system, sometime a large number of unqualified applicants send their application, which result in a loss of time of money. तो कुछ लोग ना वो देखते तो है नहीं रिक्वायरमेंट्स के, बस एप्लीकेशन दे आते हैं, मे भी हमें भी चांस मिल जाए. तो उस केस में फिर यहाँ पर ये भी एक इसको सर्च करना कि कौन से इसमें क्वालिफाइड है कौन से नहीं, इसमें भी काफी टाइम और मनी वेस्ट हो जाता है, ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. सुना ही होगा आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. So employment exchange are set up by the government in almost all the districts. सब में होता है. So name and other particulars of the job seeker are recorded in the employment register. जिनको भी नीड है ना जॉब की, तो वो सब यहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं. So under this system, जो पर्सनल मैनेजर है वो डायरेक्टली जो भी अगर हमारी जॉब कोई वैकेंट होती है तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. So एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो है वो फॉरवर्ड करते हैं नेम्स ऑफ एप्लीकेंट्स विद रिक्विजिट क्वालिफिकेशन from among those entered in the register. मतलब जो भी उनके पास रजिस्टर्ड नेम होते हैं ना, वो उनको भेज देते हैं इसके पास, ऑफिसर्स के पास, कि अगर उनमें से कोई भी सुटेबल है आपके पास तो आप उनको कॉल कर सकते हो. तो हम सीधा डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी उनके कह लो कि सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. सो मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यूज देम एंड मेक सिलेक्शन एज पर हिज रिक्वायरमेंट. उनको बुला के उनका इंटरव्यू ले लिया जाता है, अगर वो हमें सुटेबल लगते हैं तो उनको रखा जा सकता है. सो दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज मोस्टली फॉलोड बाय टू सिलेक्ट टाइपिस्ट है, जैसे क्लर्क है, पियोन्स है, उन सब के लिए ये सुटेबल है. फिफ्थ पॉइंट इज द प्लेसमेंट एजेंसीज. ये स्पेशल एजेंसीज है जिसका नेम ही प्लेसमेंट है. सो these days placement agencies are coming up as a good source of the external recruitment. ये एजेंसीज क्या करती हैं, एस्टैब्लिश करती है बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, सो पीपल कैन गेट देयर नेम्स रजिस्टर्ड विद देम. जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हम अपना नाम रजिस्टर कराते हैं ना, ऐसे इन एजेंसीज में भी आप अपना नाम, जो जिनको भी नीड है जॉब की, वो अपना नाम यहाँ पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं. और सच रजिस्ट्रेशन इज डन यूजली फॉर हाई और मीडियम लेवल जॉब. तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये एजेंसीज जो है डू द होल जॉब ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑर्गेनाइजेशन को इसकी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है. कौन ले रहा है हेडेक? ये प्लेसमेंट एजेंसीज. सो दे गेट देयर फीस. इसके लिए वो अपनी फीस ले लेते हैं फॉर रेंडरिंग द सर्विस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. सो दे आर हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग अ बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव ऑन द नेशनल लेवल. क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड हेड हंटर्स. तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी एक नया ये हमारे पास सोर्स है आजकल मार्केट में. सो दीज
firms are expert in the recruitment of middle level and top level executives। इसमें भी मिडिल लेवल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स की जब डिमांड है तो उसमें ये हमारी हेल्प करते हैं। In case of vacant managerial post in an organization, their help can be sought। So these firms are already in contact with the suitable candidate for the managerial post। ये already उनके साथ contact में रहते हैं, तो जैसे ही डिमांड हो और अगर इनको पता लगे तो सब दे ऑफर देयर कैंडिडेट फॉर सच पोस्ट। ठीक है, फॉर रेंडर दिस सर्विस ये भी अपनी फीस लेते हैं या फिर कमीशन लेते हैं। ठीक है, सो दीज फर्म आल्सो परफॉर्म द जॉब ऑफ एडवर्टाइजमेंट और रिक्रूटमेंट व्हेन द रिक्वेस्ट इज मेड टू देम। ओके, नेक्स्ट 7th पॉइंट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। जैसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, आपको पता ही होगा, तो यहाँ से डायरेक्टली मतलब ये जो पर्सन हैं या जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट रहती है, तो these persons came from the colleges, universities, management institute, technical institutes, or the institute have a placement cell, each with the purpose of helping their young students to find suitable jobs। Okay, so the human resource manager of various companies get in touch with these placement cells and obtain the suitable personnel of for appointment। तो डायरेक्टली यहाँ पर यंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे उनकी जो कोर्सेज कंप्लीट होने वाले होते हैं, तो वहां से कैंपस रिक्रूटमेंट भी हो जाती है, वहीं से इनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज वहां लगे होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आपको पता ही है कि अगर अच्छे रिलेशनशिप है तो समटाइम मैनेजर रिक्रूट पीपल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। तो उनसे पूछ लेते हैं ना कि आपको पता हो अगर किसी के बारे में, तो जैसे कोई वैकेंसी है तो एम्प्लॉयज खुद ही रिकमेंड कर देंगे कि हमारे नॉन में है एक पर्सन, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो देन इन दिस वे प्रेजेंट एम्प्लॉयज फील एनकरेज। अब उनकी बात अगर वो मान लेते हैं तो वो इससे एनकरेज भी फील करते हैं कि चलो आप बुला लो उसको, और अगर वो पर्सन है उस एबल है, उस पर्सन में कुछ एबिलिटी है तो देख लेते हैं। तो अगर उसको रख लिया जाता है तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं वो भी फील करते हैं गुड। सो देयर इज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर न्यू एम्प्लॉयज। सो दिस सोर्स इज मोस्टली यूज्ड फॉर अपॉइंटिंग लोअर लेवल एम्प्लॉयज के लिए ये सूटेबल है ये सोर्स। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के लिए तो नहीं हम किसी के ऊपर ऐसे करेंगे। हाँ यस, अगर जैसे लेबर की जरूरत है, वर्कर्स की जरूरत है, तो उसमें ये किया जा सकता है। 9th, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर दे आर द लिंक बिटवीन द लेबरर एंड मैनेजर्स। इनको एक तो मैनेजर के साथ भी इनके अच्छे कॉन्टेक्ट रहते हैं और ऊपर से लेबरर के साथ ये वर्क करते हैं। ठीक है, सो दे रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद बोथ द लेबरर एंड मैनेजर। सो जैसे ही जरूरत होती है, मैनेजर्स put up the demand for labor, these contractor make available their supply in no time। Okay, so this system of labor recruitment is very much popular in road construction में, जैसे या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, प्लांटेशन इंडस्ट्री है, जिसमें एक लॉन्ग पीरियड लग जाता है उसको कंप्लीट करने में, उसमें इसकी डिमांड रहती है, तो उसमें ये सोर्स आपका सुटेबल है। नेक्स्ट है टेलीकास्टिंग। These days some big organization give procedure to telecasting their job requirement। So during the course of telecasting information about vacant post, required qualification and experience, ये ज़्यादातर जो हायर जॉब होती हैं, हाई पोस्ट के लिए जो जॉब होती हैं, उनके लिए हम टेलीकास्टिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल रेम्युनरेशन एंड द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी आर डिस्प्ले, ये सब उसमें डिस्प्ले किया जाता है कि क्या जॉब है, पोस्ट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए आपका, पॉसिबल रेम्युनरेशन क्या होगा उसका, एंड स्पेशल उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपनीज की, वो भी इसमें मेंशन की जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि केबल, अगर आपके पास केबल टीवी है तो उसमें वो नीचे आती रहती है, पोस्ट नीचे आती रहती है सारी, तो टेलीकास्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। So these days internet has become a very important medium of recruitment। So web publishing से special websites जो है have been created for the purpose of the recruitment through internet। So the applicants get information through them about the vacant post and required qualification। तो कई बार ऐसा भी होता है ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली, क्योंकि उसमें क्योंकि उन लोगों ने अपने रिज्यूमेस वगैरह या अपनी ऑल इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर रखी है, तो कुछ कंपनीज डायरेक्टली उसमें से चूज कर लेते हैं और उनको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो सब ऑफ द वेरी पॉपुलर वेबसाइट्स जैसे गिवन है www.naukri.com, www.jobstreet.com। ठीक है, ऐसी है clickjobs.com, ये सारी हमारी वेबसाइट्स क्या मेरिट्स हैं आप एक्सटर्नल सोर्सेस।
अगर हम बाहर से पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके में बेनिफिट क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्वालिफाइड पर्सन मिलता है, जो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हमें वो पर्सन मिल जाता है। सेकंड, वाइडर चॉइस, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से हमें अपने रिक्वायरमेंट या अपने अकॉर्डिंगली एफिशिएंट पर्सन को चॉइस करना या चूज करना इजी हो जाता है। मतलब बहुत अच्छी, एक अगर 10 जॉब है तो 100 लोगों ने अगर अप्लाई किया तो हमारे पास एक वाइडर चॉइस है, हम उसमें से एक बेस्ट एफिशिएंट पर्सन को चूज कर सकते हैं। और कुछ एक को हम वेटिंग में भी रख सकते हैं। सपोज अगर हमने जिसको चूज किया अगर हमें वो सूटेबल नहीं लगा तो हम किसी और को भी उसके बाद चांस दे सकते हैं। थर्ड इज अ फ्रेश टैलेंट, है ना, नई नई चीजों के साथ वो आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि उनको मौका मिल रहा है तो वो कोशिश यही करेंगे कि अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दें। ठीक है। थर्ड, फोर्थ इज अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, उनमें एक कॉम्पिटिशन रहेगा कि जो ऑलरेडी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनसे बेटर कुछ करके दिखाएं, कुछ अलग करके दिखाएं। थोड़ी कंपटीशन स्पिरिट रहती है और उनके आने से जो वर्किंग में ऑलरेडी वर्किंग में है वो भी कंपटीशन में आ जाती है। ठीक है। और जब कंपटीशन स्पिरिट होता है ना तो इससे अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि दोनों लोग ही एक दूसरे की कंपटीशन में वर्क करेंगे। एंड देन है लेस चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म। तो external recruitment brings in a new faces. All applicants happen to be new for the manager. तो यहाँ it eliminates any possibility of favoritism. अब यहाँ पर हर बार नए बंदे ही आने हैं तो मैनेजर के लिए कोई यहाँ पर फेवरेट नहीं है, कोई उसका वो नहीं है, तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, किसी की फेवर नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये इस चीज के चांसेस कम रहेंगे। देन है डीमेरिट्स, इसकी कमियां क्या हैं? फर्स्ट इज द डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है ना वो थोड़े डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको ये रहता है कि अब तो नए पर्सन को ही यहाँ पर चांस दिया जा रहा है। ठीक है। तो व्हेन द एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट इज अडॉप्टेड इट पुट्स एन एंड टू द चांसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टाफ, उसमें थोड़ा डिससेटिस्फाई फील करते हैं। सो दिस नेचुरली अफेक्ट देयर मोरल एंड दे डू नॉट वर्क विद द कंप्लीट डेडिकेशन, उनके डेडिकेशन में भी कमी आ जाती है। सेकेंड इज अ लेंथी प्रोसेस। अब जब एक्सटर्नल पर्सन को अगर आपने चूज करना है तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका यूज होगा आफ्टर रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन की प्रोसेस आप अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे, तो इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस एंड उसमें फिर उसके आफ्टर आफ्टर सिलेक्शन उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी क्योंकि दे आर न्यू, तो ये काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस पड़ेगी उनको। नए पर्सन है उनको तो ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ेगी कि वो क्या काम करने वाले, चाहे ऑन द जॉब दे चाहे ऑफ द जॉब दे। ठीक है। वो डिपेंड करता है उनकी नेचर ऑफ जॉब क्या है। तो अल्टीमेटली दिस इज द एक्सपेंसिव प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस है। चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, अब देखो इतनी वाइडर चॉइस होने के बावजूद भी मैंने आपको बोला कि मे बी जो पर्सन चूज किया जाए तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो सुटेबल ना हो, बाद में पता चलता है ना वर्किंग के दौरान, तो हो सकता है कि उसके बावजूद भी वो पर्सन जो है वो सही ना हो, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि सिलेक्शन जो है वो रॉन्ग हो सकती है। तो फिर जो भी आपने कॉस्ट की उसके ऊपर स्पेंड किया है वो सारा ही वेस्ट हो जाता है ना। एक तरह से फिर दोबारा से अगर आपको वो प्रोसेस करनी पड़े तो डबल खर्चा है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। अगर ऐसे हम हर बार हर पोस्ट के लिए बाहर से ही पर्सन रखेंगे तो जो एग्जिस्टिंग पर्सन है ना थोड़े से उसके लिए वो क्या आराम से फील करते हैं अपने आप को, उनको लगेगा कि शायद हमें भी कहीं बाद में निकाल दें और फिर बाहर से पर्सन को रख लें, तो उनके अंदर एक थोड़ा सा डर आ जाता है। तो उस केस में क्या होगा, वो जॉब खुद ही ऑर्गेनाइजेशन से वो छोड़ देते हैं, जैसे उनको आगे कहीं और चांस मिलता है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से लेबर टर्नओवर जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाती है, जो कि दैट इज अ बैड सिग्नल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के लिए ये अच्छी नहीं है। So this does not encourage good, talented people to feel attracted to the organization. Okay? So now the topic is completed. Recruitment chapter is completed. Okay? So learn this topic today. Thank you, students. Have a nice day. परमजीत मैम, हाँ जी सर। 2 minute left only, 2 minute. ओके सर। सर मैं एक बार स्टूडेंट्स से डिस्कस कर लूँ। हाँ कर लीजिए, आप कर लीजिए।